एवरीवन वेलकम टू योर एजुकेशन। और हम कर रहे हैं यूपीएसआई की क्वालिटी पीवाईक्यूज के। अब तक हमने 14 क्लासेस कर ली हैं और ये है आपकी 15वीं क्लास। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही सवाल है कि किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक संवैधानिक पीठ ने अप्रैल 2020 में कहा कि एक बार अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण प्रदान कर दिया गया हो तो अनुच्छेद 16(1) के तहत ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो बेसिकली ये सवाल ये कह रहा है, ये चेब्रलू लीला प्रसाद राव वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य का एक मामला था। 16(4) में प्रावधान किया गया है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, उनके लिए राज्य क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। हुआ ये था कि आंध्र प्रदेश सरकार ने 100% आरक्षण की बात की, ठीक है, तो उसी चीज को काउंटर करने के लिए ये है। तो 16(1) में है अवसर की समानता, ठीक है। बेसिकली सिंपल सा मतलब ये है कि अगर पिछड़े वर्गों को आप आरक्षण देते हैं, ठीक है, 16(4) के तहत, तो उस टाइम आप ये नहीं कर सकते कि उसको पूरा 100% ही दे दिया जाए। मतलब आप मेरिट को अनदेखा नहीं कर सकते, ठीक है। तो 16(1) के तहत क्योंकि वह अवसर की समानता का उल्लंघन होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से किस चुनाव में भारत में नोटा विकल्प की अनुमति दी गई है। तो नोटा सिर्फ प्रत्यक्ष चुनावों में इस्तेमाल हो सकता है जहां वयस्क वयस्क मताधिकार की बात आती है। तो ऐसे लोकसभा चुनाव है, ठीक है, राज्य विधानमंडल के चुनाव होते हैं, और कई बार राज्य क्या करते हैं कि स्थानीय निकाय के चुनाव में भी इसे देते हैं, जैसे हरियाणा में भी दिया गया था, शायद महाराष्ट्र में भी दिया गया, ठीक है। तो इन सभी चुनावों में इस्तेमाल नहीं होता है नोटा, ठीक है। अगला सवाल, तीसरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा पहली बार 23 अप्रैल को किया गया था। तो इसमें ईयर पूछा है 1994। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। देखो, करा चुका हूँ का मतलब ये है कि उस चीज को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और बार बार वही चीज एक्सप्लेन करूँ तो फिर क्लास लंबी होती है, खिंचता है, और आपका टाइम भी वेस्ट होगा और कुछ नहीं है। आप क्या कीजिए, शुरू से ये क्लासेस देख लीजिए। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि एकदम आपको ज्ञानी बना दिया जाएगा इन क्लासेस में, लेकिन हाँ, आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि आपके पेपर में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, उनकी थीम क्या है, और आपको किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चौथा सवाल, वह योजना जिसके तहत एक निवारक निरोध कानून अधिनियमित किया जा सकता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 22 के तहत ये निर्धारित की गई है। और निवारक निरोध कानून क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जैसे मान लो किसी ए व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति से अगर खतरा महसूस होता है कि इससे राज्य को कोई खतरा है, तो उसको वो काम करने से पहले ही, ठीक है, डिटेन कर लिया जाता है। उसी को निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। मतलब आपने उस व्यक्ति को डिटेन करके, अरेस्ट करके क्या किया, उस घटना को होने से पहले ही प्रिवेंट कर दिया, ठीक है। तो यही निवारक निरोध कहलाता है। फिर इसी में उस व्यक्ति के अधिकार 3 महीने तक से ज्यादा नहीं रखा जा सकता बिना सलाहकार बोर्ड के। ये जो कानून है, इसी में सलाहकार बोर्ड धारा 9 के तहत एक सलाहकार बोर्ड की बात की गई है, तो बिना उसकी अनुमति के उसकी एक लिमिट दे रखी है, ठीक है। पीछे वाली क्लास में देख लेना, अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। 21 में राइट टू लाइफ है आपका। 20 में ये स्वयं के खिलाफ क्या बोलते हैं, आप गवाही नहीं दे सकते, ठीक है। नहीं दे सकते, क्या उसको दिलवाई नहीं जा सकती, बेसिकली वो बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में कहा था कि एक सरकार जो बहुमत पर टिकी हुई है वह अपनी नीति को आकार देते समय निर्देशक तत्वों को शायद ही अनदेखा कर सकती। तो ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ठीक है। केटी शाह ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि डीपीएसपी क्या है, डीबीएसपी के बारे में, कि ये ऐसे चेक हैं जिसका भुगतान करना बैंक की सुविधा पर, अगर बैंक के मन पास सुविधा है तो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, उस टाइप का मामला है। छठा सवाल कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों और 2 संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। तो देखो,
ये मैं पूरा ही बता देता हूँ। 2 केस हैं इम्पोर्टेंट। सेकंड जज केस, ये 1993 का है। देखो कॉलेजियम स्पष्ट करने में थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन मैं सिंपल सी एक बात बता देता हूँ कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में जो फैसला लिया जाता है वो कॉलेजियम के थ्रू लिया जाता है। और कॉलेजियम क्या होता है, ठीक है, इसकी राय जो होती है वो राष्ट्रपति को माननी होती है, तब जाके राष्ट्रपति वो काम करते हैं। ठीक है, तो 1993 में इस चीज को अनिवार्य कर दिया गया कि कॉलेजियम जो बताएगा वही करना होगा। ठीक है, और ऐसे ही एक थर्ड जज केस है, ये 1998 का है। तो इसमें भी इसी चीज को और पुष्टि कर दी गई। अब इस कॉलेजियम में कौन कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जज होंगे। ठीक है, और जो हाई कोर्ट्स हैं यहाँ से 2 होंगे। 2 कौन कौन से? एक जहां से और एक जहां के लिए, मतलब जिस हाई कोर्ट के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है वहां के जज, और जहां किया जा रहा है वहां के जज। ठीक है, तो ये कॉलेजियम आपका स्तर है। अगला सवाल, 7वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ली गई है, से ली गई है, मतलब लाइक कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटिश संविधान से ये आपकी इस चीज को लिया गया है। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो कानून के समक्ष समानता, इसको नेगेटिव माना जाता है, नेगेटिव अवधारणा, और एक है कानून का समान संरक्षण। ठीक है, इसको पॉजिटिव माना जाता है। अगला सवाल, 8वां सवाल कहता है कि अध्यादेश संसद की पुनः सभा से सप्ताह की समाप्ति पर निरस्त हो जाता है। कितने सप्ताह की समाप्ति पर निरस्त हो जाता है? तो 6 सप्ताह की समाप्ति पर निरस्त हो जाता है। होता क्या है कि मान लीजिए कोई अध्यादेश जैसे जारी किया जाता है, 6 6 नहीं 123 अनुच्छेद के तहत ये जारी करने की शक्ति है। अब इसको जब सत्र शुरू होगा तो 6 सप्ताह के अंदर इसको इसका अनुमोदन करना पड़ेगा, वरना ये खत्म कहानी इसकी। तो कुल मिला के, और ऐसा भी एक रूल है कि 6 महीने के अंदर अंदर सत्र हो जाना चाहिए। तो मैक्सिमम टाइम भी लेके चले तो 6 महीने, तो सत्र दूसरा शुरू होने में, जैसे ये सत्र है, 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा है ना? तो लेकर चलें इस मैक्सिमम टाइम को, 6 महीने का गैप हो भी गया, उसके बाद 6 सप्ताह का टाइम और हो, तो कुल मिला के 6 महीने, 6 माह, 6 सप्ताह एक अध्यादेश की लिमिट हो सकती है। ठीक, मैक्सिमम। अगला सवाल, किस वर्ष में हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा को क्रमशः राज्यों की परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल के लिए अपनाया गया? तो देखो, हाउस ऑफ पीपल इसको बना दिया गया लोकसभा, और ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसको बना दिया गया राज्यसभा। और ये कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1954 में। ठीक है, एग्जैक्ट डेट 14 मई। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 10वां, लोकसभा के मामले में सूचना का अधिनियम 2005 के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो लोकसभा के मामले में पूछा है। इस अधिनियम में ये जो आरटीआई एक्ट 2005 है, इसकी एक धारा है, धारा 2E। तो ये क्या करती है? सक्षम प्राधिकारी को डिफाइन करती है। सक्षम प्राधिकारी कौन? बेसिकली साधारण सरल सरल शब्दों में इसका मतलब ये है कि किसी भी विभाग में वो अधिकारी जो आरटीआई के नियमों को अ, बनाएगा और उन्हें लागू करेगा उस जगह पे। ठीक है, तो लोकसभा के मामले में पूछा जाए तो वो लोकसभा अध्यक्ष है। अच्छा, एक चीज और, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नियम है, जैसे आरटीआई कैसे प्राप्त की जाएगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कितनी फीस ली जाएगी, वो सब उस मामले से, उस विभाग से जुड़े मामले में नियमों को लागू करने का मतलब ये है। ठीक है, अगला सवाल देखें।
11वां सवाल है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो जवाहरलाल नेहरू के समय में पहला संविधान संशोधन हुआ, पहला, और ये 1951 में हुआ। ठीक, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में। देखो हो क्या रहा था कि लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए जो मूल अधिकारों से टकराव हो रहा था, और फिर उसको लेके लोग कोर्ट जा रहे थे। तो सरकार ने क्या किया, एक 9वीं अनुसूची बनाई, और उसमें वो सारे राज्यों के कानून डाल दिए गए जिनका मतलब कोर्ट क्या नहीं कर सकती, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। फिर अब जाके, लेकिन अभी कर सकती है। ठीक, तो ये जवाहरलाल नेहरू आपके प्रधानमंत्री थे उस समय, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से। 12वां सवाल है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के बारे में पूछे, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, तो आएगा राज्य की संचित निधि। ठीक है, संबंधित राज्य की, तो संबंधित राज्य की संचित निधि। लेकिन अगर यही सवाल पेंशन के बारे में होता, तो पेंशन के बारे में ये आएगा भारत की संचित निधि। ठीक है, इस सवाल में यही ट्रैप होता है ज्यादातर, तो पेंशन या तो जोड़ देगा या घटा देगा। अगला सवाल, 13वां सवाल कहता है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? तो ये है आपका 24वां। 23वां क्या है? मानव तस्करी और बलात् श्रम, यानी कि फोर्स लेबर को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, और 14 क्या है जो अभी बताया? समता, कानून के समान संरक्षण। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। 14वां सवाल कहता है कि वर्ष 2000 में स्थापित संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एम एन वेंकट चलैया। ये क्वेश्चन भी हो चुका है। तो 2000 में क्या हुआ था, एक समिति, ये आयोग बनाया गया था ये देखने के लिए संविधान के जो कामकाज की समीक्षा के लिए। तो इसको वेंकट नहीं, इसको चलैया कमीशन भी कहते हैं, चलैया आयोग भी कहते हैं। ठीक है, और टू बी वेरी एग्जैक्ट 22 फरवरी, ठीक है, 2000 इसको बनाया गया। अगला सवाल, डी.के. बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल का मामला निम्नलिखित में से किस कारण से महत्वपूर्ण है? तो ये मामला है सर्वोच्च न्यायालय के ने गिरफ्तारी या निरोध में सभी मामलों में पालन किए जाने वाले निर्देश और दिशा निर्देश जारी किए। बेसिकली ये था कि मामला कस्टोडियल जो डेथ होती है ना, उनको रोकने के लिए था। हिरासत में जो व्यक्ति लिया गया है उसके क्या अधिकार होंगे। जैसे इसमें 11 मतलब निर्देश जारी किए थे कि 11 निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। उसमें ये भी था कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसको अ, अपने परिजनों को सूचना का अधिकार होगा। ठीक है, वकील को मतलब उससे मिलने दिया जाएगा, और जो व्यक्ति उसको गिरफ्तार कर रहा है उसकी नेम प्लेट पर उसका नाम स्पष्ट होगा और पद। ठीक, तो इस तरह के कुछ 11 दिशा निर्देश जारी किए गए। अगला सवाल, 16वां सवाल कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए में किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान शामिल है? तो 371 ए के बारे में बात कर रहा है, तो ये 371, 371 ए, 371 बी। जैसे 371 में तो गुजरात प्लस महाराष्ट्र, 371 ए में नागालैंड। मतलब ये बताया गया है कि भारतीय संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून तभी वहां पे लागू होगा जब वहां की जो राज्य विधानमंडल है वो उसको अनुमोदित कर देगा। ठीक है, उसकी स्वीकृति देगा, क्योंकि वो चेक करेगा कि नागाओं की किसी प्रथा से वो क्लैश तो नहीं कर रहा है। ठीक है, 371 बी में असम से जुड़े प्रावधान है, 371 सी में मणिपुर से जुड़े प्रावधान है, 371 डी में आंध्र प्रदेश से जुड़े प्रावधान है, और 371 ई में भी
आंध्र प्रदेश से जुड़ा प्रावधान है कि यहाँ पे एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और ये हो गया एफ 371। एफ में सिक्किम 371 एफ के बाद एक आई और ले लो और एक एच। ठीक है, आई में तो आपका गोवा से जुड़े हैं, और इसमें एच में अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, ये सभी प्रमुख प्रावधान आपके हो गए। और 371 जी भी है, ये कर्नाटक से जुड़े मसले हैं इसमें। ठीक है, तो ये सब प्रमुख इसमें क्या है, विशेष प्रावधान इन राज्यों से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल, 17वां सवाल कहते हैं कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार ने किसको निरस्त कर दिया था? तो ये मैं जब 24 के बारे में, धारा 24 के बारे में बता रहा था, जब लैप्स के मामले में कि किस कब कब क्या होगा कि लैप्स हो जाएगा, जो आपका अधिग्रहण है, अधिग्रहण लैप्स कब कब हो जाएगा। तब मैंने बताया था कि भूमि अधिग्रहण 1894 का एक कानून था जिसको रिप्लेस करके ये लाया गया था। और ये बेसिकली जो धारा 24 है, ये पुराने कानून और न्यू कानून के बीच एक तरह से गैप ब्रिज का काम करती है। पुराने कानून के तहत जिन भूमियों को अधिग्रहित किया गया था, तो वो लैप्स होंगी कि नहीं होंगी, तो कब लैप्स होंगी, उससे जुड़ा मामला है। ठीक है, अगला सवाल है कि 18वां पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण को जल, वायु एवं भूमि तथा जल, वायु एवं भूमि और हाँ, मनुष्य, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव और संपत्ति, ये दो ए के तहत परिभाषा दे रखी है। इनके बीच अंतर संबंधों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया। इसी अधिनियम की ये धारा है 2A। ठीक है, इसमें पर्यावरण की परिभाषा है। तो ये बेसिकली इसको शामिल करने का ये मतलब है कि जैसे संपत्ति को शामिल करने का, कि ये सिर्फ पर्यावरण के मामले में सिर्फ उन मामलों को ही नहीं प्रोटेक्ट करती जिनसे मनुष्य को नुकसान हो रहा हो या किसी जीव जंतु को नुकसान हो रहा हो। ये उनको भी प्रोटेक्ट करती है जैसे संपत्ति को नुकसान हो रहा हो, जैसे ताजमहल। ठीक है, प्रदूषण से जो इसका रंग पूरा पीला पड़ गया, तो इसको भी ये प्रोटेक्ट करता है बेसिकली। तो ये एक तरह से इसको छाता विधान भी कहते हैं, इसीलिए अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ठीक है, तो पर्यावरण की बहुत व्यापक परिभाषा इसमें दे रखी है। अगला सवाल है 19वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक कर्तव्य निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है? तो 355 में ये दे रखा है कि ये केंद्र का ये ड्यूटी है, एक तरह से कर्तव्य है, वो सुनिश्चित करेगा कि सभी जो राज्य सरकारें हैं वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलें। साथ ही इसमें ये भी लिखा है कि ये स्टेट्स को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए। और अगर ऐसा यही है, फिर इसी का आधार मान के फिर 356 में अ, आपका राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब फेल हो गया मामला। केंद्र जो सरकार है, केंद्र नहीं, राज्य की जो सरकार है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पा रही है। तो बाह्य आक्रमण तो नहीं कह रहा, आंतरिक अशांति में कई बार हो जाता है, तो फिर राष्ट्रपति शासन वहां लगा दिया। 19वां सवाल कहता है, अरे पिछले वाला भी 19, तो ये 20वां होगा। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार के तहत खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान करता है। तो धारा 10 ये प्रावधान करती है। तो धारा 10 में क्या है, बेसिकली ये कहा गया है कि जैसे अगर कोई जमीन जब अधिग्रहित की जाएगी, अधिग्रहित सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो वो जैसे अगर कोई एक जमीन है जो उपजाऊ है, जहाँ पे क्या हो रहा है, खेती होती है, और दूसरी जमीन है जो बंजर है, तो खेती वाली जमीन जो होगी वो सबसे अंतिम विकल्प के सबसे अंतिम विकल्प होगा उसको अधिग्रहण करना। ठीक है, तो इस तरह। और अगर
किसी भी स्थिति में ऐसा होता है कि जैसे उपजाऊ भूमि जा रही है, जहाँ खेती हो रही है वहां जा रही है, जिस जमीन पर मल्टी क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, मल्टीपल क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, तो वो जमीन अगर जाएगी तो सरकार किसी बंजर भूमि को, उतनी ही बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाएगी, ऐसा भी है, ठीक है। लेकिन भैया अब कितना पालन होता है, देखो। 20वां, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया? वैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन पॉलिटी का भी है। तो 1858 का हुआ भारत सरकार अधिनियम था। 1857 की क्रांति के बाद ये अधिनियम आता है। और फिर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश क्राउन को चली गई, और यहीं से भारत सचिव का पद भी सृजित हुआ। ठीक है, तो चलिए, ये थी आपकी क्लास। और मैं कोशिश करता हूँ कि 20 मिनट में क्लास निपटा सकूँ, क्योंकि ये समय पढ़ाई का नहीं है, ये समय रिवीजन का है। ठीक है, तो वही, अगर आप लोगों को प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। और अगर कोई सुझाव है जिससे इस क्लास को बेहतर किया जाए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।